occurrence of metals. इसमें देखिएगा द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स. मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर क्वाइट रिएक्टिव एंड हेंस दे डू नॉट अकर एज फ्री एलिमेंट्स इन नेचर. तो जो अर्थ का क्रस्ट है वो पूरी तरीके से मेटल से भरा हुआ है और ज़्यादातर जो मेटल्स हैं वो ज़्यादातर मेटल्स हैं वो रिएक्टिव होते हैं, तो वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते. अगर मेटल फ्री स्टेट में बना भी होगा तो वो भी क्या है कि वो एटमॉस्फेयर में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, कोई गैस है, कोई और कंपाउंड है, उनसे रिएक्ट करके किसी कंबाइंड स्टेट में मिलता है, नेटिव स्टेट में. मतलब ओरिजिनली मेटल के तौर पर ज़्यादातर मेटल्स नहीं मिलते. ठीक है. अच्छा, ओनली अ फ्यू लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम आर फाउंड इन द फ्री स्टेट एज मेटल्स. कुछ होते हैं लेस रिएक्टिव मेटल्स जैसे कि कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड और प्लेटिनम. दे आर फाउंड इन द फ्री स्टेट एज मेटल्स. तो वो फ्री स्टेट में ही मिलते हैं. जैसे आपने कई बार सुना होगा कि कई जगह खुदाई हुई है ना, किसी मंदिर के नीचे खुदाई हुई तो वहाँ पर पुरानी मूर्तियाँ मिल गई सोने की, या पुराने कुछ हीरे जवाहरात मिले, वो भी सोने के मिले या चांदी के मिले. तो उसमें क्या होता है कि जिस फॉर्म में वो थे वो उसी फॉर्म में मिलते हैं. ऐसा नहीं है कि गोल्ड अगर दबा रह गया मिट्टी के नीचे तो वो 100 साल 200 साल या 500 साल बाद वो किसी और कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा. गोल्ड है तो वो गोल्ड ही रहेगा, क्योंकि वो नेटिव स्टेट में, अपनी ओरिजिनल स्टेट में बने रहना जानता है, एग्जिस्ट करता है वो अपनी नेटिव स्टेट में. वो कभी भी किसी के साथ मिलकर कोई दूसरा कंपाउंड नहीं बनाता. तो अगर कोई भी मेटल किसी दूसरी चीज़ के साथ में रिएक्ट करके कोई नया कंपाउंड बना लेता है तो हम ये कहेंगे कि वो मेटल अपनी कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है. नेटिव स्टेट नहीं कहते उसको, कंबाइंड स्टेट बोलते हैं. नोट, कॉपर एंड सिल्वर मेटल्स अगर इन द फ्री स्टेट यानी कि नेटिव स्टेट एज वेल एज इन द कंबाइंड स्टेट इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड. जो कॉपर है वो अपनी नेटिव स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं और वो किसी न किसी कंपाउंड के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं. कॉपर और सिल्वर में ये खास चीज़ होती है. आगे चलते हैं. All the metals which are placed above copper in the reactivity series are found in nature only in the form of their compounds. जितने भी metals हैं which are placed above copper in the reactivity series are found in nature only in the form of their compounds. तो जो भी कॉपर के ऊपर हैं रिएक्टिविटी सीरीज में दे आर फाउंड इन नेचर ओनली इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स. तो कॉपर के ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज में जितने भी मेटल्स हैं वो सारे के सारे वो नेटिव स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, वो किसी न किसी अपने कंपाउंड के फॉर्म में मिलेंगे. जैसे आयरन की बात करेंगे तो आयरन नेटिव स्टेट में नहीं मिलेगा, अपने किसी न किसी कंपाउंड में. आयरन कार्बोनेट हो गया या आयरन ऑक्साइड हो गया, वो किसी न किसी ऐसी फॉर्म में मिलेगा. अब बात करते हैं मिनरल्स एंड ओर्स की. द नेचुरल मटेरियल्स इन विच द मेटल्स और देयर कंपाउंड्स आर फाउंड इन अर्थ आर कॉल्ड मिनरल्स. द नेचुरल मटेरियल्स इन विच द मेटल्स और देयर कंपाउंड्स आर फाउंड इन अर्थ. तो अर्थ में जो नेचुरल मटेरियल्स हमको मिलते हैं, चाहे फिर वो मेटल के कंपाउंड्स हों या किसी और चीज़ के कंपाउंड्स हों, तो वो जो हमको अर्थ की क्रस्ट में जो चीज़ें मिलती हैं उनको हम मिनरल्स बोल देते हैं. उसके बाद दोज मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली आर कॉल्ड ओर्स. कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनमें से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करा जा सकता है. फॉर एग्जांपल आयरन ऑक्साइड मिल गया तो क्या हम ऑक्सीजन को हटाकर और आयरन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं. या आयरन कार्बोनेट मिल गया तो क्या हम कार्बोनेट को हटाकर आयरन ऑब्टेन कर सकते हैं. तो हम ये कहेंगे कि जिन भी मटेरियल्स में से मेटल्स को कन्वीनियंटली मतलब आराम से और प्रॉफिटेबली मतलब उसको एक्सट्रैक्ट करने का कुछ प्रॉफिट हो तब तो एक्सट्रैक्ट करा जाए, कोई फ़ायदा ही ना हो तो फिर क्या एक्सट्रैक्ट करना. पता चला कि जितने का हमने मेटल निकाला नहीं है उतने से ज़्यादा की हमारी एक्सट्रैक्शन की कॉस्ट लग गई. तो जिनको कन्वीनियंटली या प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट करा जा सके उनको हम ओर्स बोलते हैं. तो मिनरल्स जो होते हैं मिनरल्स में से एक्सट्रैक्ट करके ओर्स निकाले जाते हैं. जैसे हम जानते हैं कि जो आयरन होता है, आयरन का जो मिनरल होता है, जो ओर होता है, उसको हम बोल देते हैं हेमेटाइट. ठीक है. और जो एल्यूमिनियम का होता है उसको बॉक्साइट बोलते हैं. तो बॉक्साइट को रिफाइन करते हैं तो एल्यूमिनियम मिल जाता है. और एल्यूमिनियम बड़े काम की चीज़ है, आपको पता ही है कि एरोप्लेन वगैरह की पूरी जो बॉडी है वो एल्यूमिनियम की बनती है. जहाँ पर भी ये इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि हमको एक लाइट वेटेड मेटालिक बॉडी बनानी है. ठीक है. तो वहाँ पर जो है एल्यूमिनियम सबसे अच्छा पर्पस सर्व करता है. ठीक है. अगर हम आयरन की किसी ऑब्जेक्ट को बनाएं, जैसे जो कुछ कार्स होती हैं, खास तौर पर जो मिलिट्री में जो जीप और ये टैंक वगैरह यूज़ करे जाते हैं, तो वहाँ पर तो स्ट्रॉन्गनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें वो आयरन की ही बनाते हैं कि जितनी ज़्यादा मजबूत हो उतना ही ज़्यादा अच्छा है. और जब हम लोकल पैसेंजर व्हीकल्स की बात करते हैं तो वो आयरन का बनाकर क्या करेंगे, इतना हैवी व्हीकल बनाने का क्या फ़ायदा. तो फिर वो उसको थोड़ा सा लाइट वेट बनाने के लिए ज़्यादातर जो बॉडीज़ हैं कार्स की
वो जो पैसेंजर कार्स हैं जो आप सड़कों पर मतलब नॉर्मली देखते हैं, तो वो जनरली एल्यूमिनियम की ही बनती है। मिनिस्टर्स वगैरह की जो कार्स हैं और वीआईपीज जो हैं उनकी कार टोटली कास्ट आयरन की बनती है, लोहे की बनती है, क्योंकि आपने सुना होगा बुलेट प्रूफ कार्स, ठीक है, तो उनमें से मतलब आर पार गोली भी नहीं निकल सकती, तो वो ज़्यादा मजबूत बनाई जाती है। उसके बाद देखिए, सो ऑल द ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर्स। तो जितने भी ओर्स हैं वो तो मिनरल्स हैं, ओर्स है ना, लेकिन सारे के सारे जो मिनरल्स हैं वो ओर्स नहीं होते। ओर्स क्या होते हैं? वो मिनरल्स जिनमें से मेटल्स को निकाला जा सके, एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाला जा सके, उनको हम बोलते हैं ओर्स, है ना। और कुछ ऐसे भी होते हैं मिनरल्स जिनमें से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट नहीं करा जा सकता, तो उनको सिर्फ मिनरल्स ही बोलेंगे, उनको फिर ओर्स नहीं बोलेंगे। तो जितने भी ओर्स हैं वो तो मिनरल्स हैं, लेकिन जितने भी मिनरल्स हैं वो ओर्स नहीं हैं। फिर एक्सट्रैक्शन के प्रोसीजर हैं वो देखते हैं, और इसको भी फिर हम मेटल्स को भी अलग अलग कैटेगरी में हम डिवाइड कर देंगे मेटल्स को। जैसे होते हैं रिएक्टिव, मतलब मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, फिर हम ये कह देते हैं मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, और फिर हम एक तीसरी कैटेगरी डाल देंगे कि लेस रिएक्टिव मेटल्स। तो उनको किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करा जाता है वो देखिए। टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। किसी भी मेटल को उसके ओर में से निकालना, बाहर निकालना, एक्सट्रैक्ट करना इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। The various processes involved in the extraction of metals from their ores and refining are known as metallurgy. जितने भी प्रोसेसेस हैं जो मेटल को उनके ओर्स से बाहर निकालने में, जितने भी प्रोसेसेस हम यूज़ करते हैं, उसको उस प्रोसेस को हम टुगेदर कंबाइनली हम उसको मेटलर्जी बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, द 3 मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ अ मेटल। द 3 मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ अ मेटल फ्रॉम इट्स ओर आर। पहला है कंसनट्रेशन ऑफ ओर। कंसनट्रेशन ऑफ ओर को हम एनरिचमेंट ऑफ ओर भी बोल देते हैं। सेकंड, कन्वर्जन ऑफ कंसनट्रेटेड ओर इनटू मेटल, एंड थर्ड, रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल। अब ये जो कंसनट्रेशन ऑफ ओर है, कंसनट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या है कि ओर है ना तो ओर ही रहे, उसके साथ में और किसी तरीके की इम्प्योरिटीज़ ना हो। जब हम किसी चीज़ को ज़मीन के नीचे दबा हुआ देखते हैं और ज़मीन के नीचे से हमको कोई हार्ड चीज़ निकली है, जो कि मतलब अगर उसको स्ट्राइक करके देख रहे हैं तो वो मिट्टी तो नहीं है, ठीक है, लग रहा है कि उसके चारों तरफ मिट्टी वगैरह सब चिपकी हुई है क्योंकि इतने सालों से दबा हुआ था। तो फिर क्या करते हैं, हमारी ये कोशिश रहती है कि हमको कंसनट्रेटेड ओर मिले। कंसनट्रेटेड ओर का मतलब क्या है? ओर ही हो बस, उसमें मिट्टी ना हो, उसमें सैंड ना हो, उसमें सिलिका ना हो, उसमें माइका ना हो। ये कुछ चीज़ें हैं जो ज़मीन के नीचे मौजूद रहती हैं। तो वो जो सब कचरा चिपका हुआ होता है उसको रिमूव करना। तो उसको रिमूव करने से क्या होगा कि जितना भी अनवांटेड मटेरियल है वो सारा तो रिमूव हो जाएगा, अब सिर्फ ओर बचेगा। फिर ओर में से मेटल को निकालना, तो वो हमारा सेकंड प्रोसीजर है कि कन्वर्जन ऑफ कंसनट्रेटेड ओर इनटू मेटल। और थर्ड है रिफाइनिंग, कि अब उसको पूरी तरीके से प्योरीफाई करना है, उसको रिफाइन करना है, मतलब उसमें मेटल के अलावा अब और कोई इम्प्योरिटी का मतलब कोई गंदगी से नहीं है। हमने ये कहा कि अगर हम सिल्वर के अंदर ब्रोमीन भी मिला देते हैं और हमको सिल्वर चाहिए, तो सिल्वर के लिए जो ब्रोमीन है ना, सिल्वर ब्रोमाइड बन गया ना, तो सिल्वर के लिए जो ब्रोमीन है वो एक इम्प्योरिटी ही है, वो एक इम्प्योरिटी ही है जो बिना मतलब उसमें पड़ी हुई है। तो हम उसमें से ब्रोमीन को अगर हटाना चाहें तो वो इस तरीके से प्रोसीजर है, उसका भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, पहला स्टेप कंसंट्रेशन ऑफ ओर, इसको एनरिचमेंट ऑफ ओर भी बोलते हैं। द अनवांटेड इम्प्योरिटीज लाइक सैंड, रॉकी मटेरियल, अर्थी पार्टिकल्स, लाइमस्टोन, माइका एटसेट्रा प्रेजेंट इन एन ओर आर कॉल्ड गैंगू। ठीक है, इन सबको गैंगू बोलते हैं, GANGUE। ठीक है। Before extracting the metal from an ore, it is necessary to remove these impurities or gangu. By removing the gangu, we get a concentrated ore containing a much higher percentage of the metal. तो जब हम इस इम्प्योरिटी को हटा देते हैं तो हमारे पास कंसनट्रेटेड फॉर्म में मेटल आ जाता है कि अब जो भी हमारे पास ओर है उस ओर में मेटल की जो क्वांटिटी है, मेटल की जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हमने जो अनवांटेड इम्प्योरिटी थी उसको रिमूव कर दी। तो दिस इज कॉल्ड अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ को बोल देते हैं गैंगू। उसमें होता क्या है, माइका, लाइमस्टोन, अर्थी पार्टिकल्स और सैंड, ये सारी चीज़ें होती हैं उसमें। आगे चलते हैं, सेकंड पार्ट है कन्वर्जन ऑफ कंसनट्रेटेड ओर इनटू मेटल। अब जब कंसनट्रेटेड ओर हमको मिल गया तो अगला स्टेप ये है कि हम उसको मेटल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। कैसे करेंगे? फॉर द पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम द कंसनट्रेटेड ओर्स वी कैन ग्रुप ऑल द मेटल्स इनटू फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। तो हम मेटल को जब कंसनट्रेटेड ओर में से खींच कर, एक्सट्रैक्ट करके मतलब खींच कर हम बाहर निकालना चाहते हैं
तो उसके लिए सबसे पहले हमें मेटल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ेगा। पहली कैटेगरी है हाईली रिएक्टिव मेटल्स, दूसरी है मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स और तीसरी कैटेगरी है लेस रिएक्टिव मेटल्स। हाई रिएक्टिव मेटल्स में आ गया सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, ये तो आ गया हाईली रिएक्टिव मेटल्स में। ठीक है, उसके बाद है मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, इसमें आएगा जिंक, आयरन, लेड, कॉपर। मतलब रिएक्टिव तो है लेकिन मॉडरेटली, मतलब बहुत ज़्यादा तेजी से रिएक्ट नहीं करते। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स की कैटेगरी में आ गए। फिर आ गया कॉपर और मर्क्यूरी। लेस रिएक्टिव मेटल्स। फिर सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। फाउंड इन नेटिव स्टेट, फाउंड इन नेटिव स्टेट। तो देखिएगा ऐसा होता है कि ये हमारी चार अलग अलग कैटेगरीज करती है। तो वही हाईली रिएक्टिव मेटल्स की, इनका प्रोसीजर क्या है वो भी देखेंगे। ये मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट नहीं करते। हमने देखा भी है कि जैसे हमने जिंक का एग्जांपल देखा या आयरन का एग्जांपल देखा, ये एकदम से रिएक्ट नहीं करता था कहीं पर, इनको ना गर्म करना पड़ता था तब ये रिएक्ट करते थे। और ये जो है ये एकदम से रिएक्ट कर जाते हैं। हालांकि इसमें भी मैग्नीशियम है, वो ऑक्सीजन के साथ थोड़ा सा गर्म करने पर ही रिएक्ट करता था, नॉर्मली नहीं करता था, पर फिर भी ये हाई रिएक्टिव की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, और कॉपर और मर्क्यूरी ये लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। लेस रिएक्टिव मेटल्स का मतलब क्या है कि ये नेटिव स्टेट में भी मिल सकते हैं और ये कंबाइंड स्टेट में भी मिल सकते हैं, और ये नेटिव स्टेट में ही मिलेंगे। जैसे सिल्वर, गोल्ड, ये Au जो है ऑरम बोलते हैं, तो ये जो है ये आपका गोल्ड होता है। ठीक है, और ये Ag ये सिल्वर है और ये Pt ये प्लेटिनम है। तो ये तीनों के तीनों जो है ये नेटिव स्टेट में ही मिलेंगे। उसके बाद अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स। द हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ देयर मॉल्टन क्लोराइड्स और ऑक्साइड्स। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनके क्लोराइड का या ऑक्साइड का इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करा जाता है। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का मतलब क्या है, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करा जाता है। देखिए कैसे। एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल, पेज नंबर 47 पर आ जाइए। तो इसमें क्या हुआ कि हमको सोडियम निकालना है। अब सोडियम हमने ये कहा कि अर्थ के क्रस्ट में, अर्थ के क्रस्ट में मतलब ज़मीन पर, ज़मीन के अंदर या पानी में या कहीं पर भी, या ज़मीन के ऊपर, वो किसी भी फॉर्म में हमको मिल सकता है। तो हम ये कहते हैं कि ज़मीन पर अगर हम देखें तो हमको रॉक सॉल्ट मिलता है। रॉक सॉल्ट जानते हैं ना, जो नमक होता है जिसको सेंधा नमक बोल देते हैं, रॉक सॉल्ट। और या फिर हम ये बोलते थे कि जब हम समंदर के पानी की बात करते हैं, सी वाटर की बात करते हैं, उसमें भी सॉल्ट मिलता है। तो क्या है कि उसको किसी भी तरीके से आपको उसका इलेक्ट्रोलिसिस करना है। तो अगर हमारे पास NaCl है, सोडियम क्लोराइड हमको मिल गया, तो सोडियम क्लोराइड हमको नमक मिल गया, या तो समंदर से मिल गया और या फिर हमको रॉक सॉल्ट की हेल्प से मिल गया। तो वहाँ से हम क्या करेंगे कि NaCl को गर्म करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे और इस लेवल तक पहुँचाएंगे कि वो पिघलना शुरू हो जाए। नमक भी देखा है कि किसी ने पिघला हुआ? नमक तो नहीं देखा होगा। नमक को किसी कंटेनर में डाल दो तो कंटेनर में डालकर क्या वो पिघल जाता है? पिघलता तो नहीं है, पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हमें पहुंचाना पड़ता है, तो तब वो मॉल्टन स्टेट में आ जाता है। मॉल्टन मतलब पिघलती हुई स्टेट। ठीक है, अभी पूरी तरीके से लिक्विड नहीं है, पूरी तरीके से सॉलिड नहीं है। तो जब वो मॉल्टन स्टेट में होता है, उस टेम्परेचर पर उसको मेंटेन करके और फिर उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास कर दिया जाता है। तो ये वही है कि सोडियम क्लोराइड, पेज नंबर 47 पर, सोडियम क्लोराइड NaCl, नीचे लिखा है मॉल्टन, यानी कि मॉल्टन स्टेट में है और इसके थ्रू हमने इलेक्ट्रिसिटी को पास कर दिया।
है मॉडर्न स्टेट में। इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास किया तो सोडियम मिल गया एक तो, और क्लोरीन मिल गया। ठीक है, मुझे क्या चाहिए था, मुझे तो सोडियम ही चाहिए था, बस ये एक्सट्रैक्शन सिंपली ऐसे होता है। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन सोडियम क्लोराइड द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक प्लेस एट द टू इलेक्ट्रोड्स। तो इलेक्ट्रिसिटी पास कैसे करी जाती है कि हमको जो दो वायर होते हैं उनको बैटरी के दो टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं और फिर उनके दो टर्मिनल बनाकर उनको पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड है उसके अंदर डिप कर देते हैं दोनों टर्मिनल्स को। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल को बोलते हैं एनोड और नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड बोलते हैं। उल्टा नाम है, जैसे पॉजिटिव आयंस होते हैं उनको कैटायन बोलते हैं, तो नेगेटिव आयन जो है उनको कैथोड बोलते हैं। नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड बोलते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड बोलते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुकिए अभी।
चलिए जी, उसके बाद देखिएगा हमें ना 2 रिएक्शन देख रहे हैं यहाँ पर, एक एनोड वाला और एक कैथोड वाला। तो जो कैथोड है, कैथोड का मतलब हो गया नेगेटिव टर्मिनल। तो ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन सोडियम क्लोराइड द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक प्लेस एट द 2 इलेक्ट्रोड्स। अच्छा, इसमें जैसे यहाँ पर ना ये वाला जो रिएक्शन है, इस वाले रिएक्शन को बैलेंस भी कर लेना, क्योंकि इधर क्लोरीन के 2 एटम है, इधर क्लोरीन का 1 है। तो बैलेंस कैसे होगा, यहाँ पर 2 लगा दिया, फिर सोडियम के आगे यहाँ पर 2 लगा दिया, तो सोडियम एटम मिल गया। अब जो अंतर रिएक्शन हुआ है इलेक्ट्रोलिसिस में वो क्या होगा, यहाँ मेंशन कर दीजिएगा एट कैथोड। फिर कैथोड पर क्या हुआ, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल पर क्या हुआ। नेगेटिव टर्मिनल पर हम जानते हैं कि नेगेटिव टर्मिनल पर क्या जाकर इकट्ठा होगा, कैटायन ही तो जाकर इकट्ठा होगा। जो पॉजिटिव आयन है वही तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पर हमने ये दिखा दिया कि सोडियम है, सोडियम का आयन 1+, यानी कि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखा है, ठीक है। अच्छा, तो सोडियम के कितने एटम मिले हमको, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 लिख दो, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब 1 सोडियम एटम तो 1 डोनेट कर रहा है, तो 2 सोडियम एटम कितने डोनेट करेंगे, 2 करेंगे। तो इसके पास 2 आयन है ये, इसको अगर मेटल बनना है यानी कि Na बनना है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा दीजिए। 2 इलेक्ट्रॉन हमने प्रोवाइड करा दिए। जब 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा दिए तो हमको 2 एटम मिल गए सोडियम, 2 Na, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन तो हुई कैथोड पर, ऐसे ही एनोड पर आ जाइए, एट एनोड। तो एनोड क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल, कैथोड होता है नेगेटिव टर्मिनल, एनोड होता है पॉजिटिव टर्मिनल। तो जो एनोड पॉजिटिव टर्मिनल है उस पर, उसके पास क्या जाएगा, नेगेटिव आयन, यानी कि एनायन। एनायन क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है, 1- Cl1-, और क्लोरीन के कितने एटम है, 2 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इस क्लोरीन के पास क्या है, इसने नेगेटिव चार्जेस पर कैसे आया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन बाहर से एक्सेप्ट किया है। तो इसका मतलब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। तो जब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, क्योंकि इसने बाहर से लिया, भाई क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17 होता है ना। तो उसने स्टेबल बनने के लिए बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो उसके पास 18 हो गए। तो वापस से क्लोरीन बनने के लिए क्या करना होगा कि वो जो आपने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है उसे वापस कर दो। तो वापस करना मतलब सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 2 क्लोरीन है तो उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, है ना। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन उसको दे देने, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट करे, यहाँ पर मिल गया Cl2, ठीक है ना। इसको 2Cl क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि रिएक्शन में देखिए 2 Na उसको बैलेंस करने के लिए बनाया गया था, और ये Cl2 पहले से ही था, तो इसलिए Cl2 बोलते हैं इसको, समझ गया, ठीक है। अब आ जाइए, लाइक सोडियम, पोटेशियम कैन ऑल्सो बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पोटेशियम क्लोराइड। सोडियम की तरह ही पोटेशियम को भी पोटेशियम क्लोराइड से एक्सट्रैक्ट करा जा सकता है। किस तरीके से करेंगे, जैसे ये NaCl है, NaCl ना होकर यहाँ पर जहाँ पर Na लिखा हुआ है वहाँ पर K आ जाएगा। ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ KCl, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ K, ये हो जाएगा Cl2। यहाँ आ जाएगा ट्वाइस ऑफ K प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2K, यहाँ आ जाएगा 2Cl-, ये पूरा सेम एज इट इज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। अब जो एल्यूमिनियम मेटल है ये देख लेते हैं, हाईली रिएक्टिव है। पोटेशियम देख लिया, सोडियम देख लिया, अब एल्यूमिनियम देखेंगे। तो एल्यूमिनियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम नेचर में कैसे मिलता है, अपने ऑक्साइड की फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल गया तो उसका भी टेम्परेचर बढ़ाया गया, बढ़ाते गए जब तक वो पिघली हुई स्टेट में, मॉल्टन स्टेट में नहीं पहुंच गया तब तक।
तो अब देखिएगा Al2O3 है, Al2O3 अपनी लिक्विड स्टेट में है क्योंकि हमने इसको मॉल्टन लिया। अब इसका इलेक्ट्रोलिसिस करा दिया, उसके बाद हमें यहाँ क्या मिलेगा, Al, एल्यूमिनियम अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। ठीक है, फिर बैलेंस कराएंगे तो इधर इसका 3 है, इधर 2 है, उसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लगा देंगे, 2 3 6, फिर इधर 2 लगा देंगे, 2 लगाकर 3 2 6, तो एल्यूमिनियम बैलेंस हो, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। एल्यूमिनियम को कैसे बैलेंस करेंगे, 2 2 4, इधर 4 लगा देंगे, ये हो गया। अब ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक प्लेस एट द 2 इलेक्ट्रोड्स। तो इसमें इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड पर और एनोड पर क्या रिएक्शन होते हैं, अब जरा वो देखेंगे। कैथोड और एनोड पर जो रिएक्शंस होंगे वो देखने हैं। तो कैथोड पर देखिएगा, कैथोड पर हमारे पास एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3+। इसका मतलब क्या है कि एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तो उसको वापस एल्यूमिनियम बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो +3 इलेक्ट्रॉन लिए तो ये बन गया एल्यूमिनियम मेटल। तो ये एल्यूमिनियम मेटल कहाँ पर मिलेगा, ये एल्यूमिनियम मेटल मिलेगा आपको कैथोड पर, जो कि नेगेटिव टर्मिनल है। फिर बात करते हैं एनोड की। ठीक है, और ये जैसे बैलेंस करके हमने कराया तो हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, इधर 4 लिख सकते हैं, इधर 3 4 12 लिख सकते हैं, और इधर 12 3 लिख सकते हैं, सॉरी 4 लिख सकते हैं। ये समझ के 12 इलेक्ट्रॉन क्यों भाई, एक एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स कम है, 3, तो 4 के पास कितने कम होंगे, 3 4 12, तो 12 इलेक्ट्रॉन। और जब करेंगे, जब ये 12 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो 4 एल्यूमिनियम के एटम मिल जाएंगे। सही है। ऐसी एनोड जो है, एनोड क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, तो पॉजिटिव टर्मिनल पे क्या आएगा, नेगेटिव आयन जाएगा। नेगेटिव आयन क्या है, ऑक्सीजन, वो माइनस। लेकिन ऑक्सीजन के कितने हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन के यहाँ पर 6, समझ गए ना, 2 3 6, ये तो एक ऑक्सीजन का है 2- जो इसकी वैलेंसी है, तो 6 है। तो एक ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो 6 ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे, 2 6 12, तो सब्ट्रैक्ट कर दो 12 इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट करो, क्या मिल गया, 3 हो गया। जो यहाँ पर नोट्स में रिएक्शन जो नोट्स में दे रखा है कैथोड और एनोड का रिएक्शन, उसमें मैंने ये 4 12 और 4 करके नहीं लिखा है, यहाँ पर भी 6 12 और 3 करके नहीं लिखा है, तो वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, उसके बाद आगे चलते हैं, पेज नंबर 48 पर आ जाइए। एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स का एक्सट्रैक्शन किस तरीके से करा जाता है। द मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स विच आर इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आर एक्सट्रैक्टेड बाय द रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड्स विद कार्बन, एल्यूमिनियम, सोडियम और कैल्शियम, है ना, by the reduction of their oxides with carbon, aluminum, sodium और calcium. The concentrated ores can be converted into metal oxide by the process of calcination or roasting. तो जो moderately reactive metals हैं, ये reactivity series में बीच में लाई करते हैं, ठीक है। जो highly reactive metals हैं वो ऊपर लाई करते हैं, तो metal जितना ऊपर लाई करेगा reactivity series में उतना ही ज़्यादा reactive होगा। Moderately reactive है तो middle में, बीच में लाई करेगा। तो इसमें जो है, इसमें क्या होता है कि दे आर एक्सट्रैक्टेड बाय द रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड्स विद कार्बन, एल्यूमिनियम, सोडियम और कैल्शियम। तो कार्बन, एल्यूमिनियम, सोडियम और कैल्शियम के 4 एलिमेंट्स यूज़ करके ही उनका रिडक्शन करा जाता है, ठीक है।
तो कैसे करेंगे? अब ये जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं कैल्सिनेशन या फिर रोस्टिंग, जो प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व रहता है वो। तो कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस इन विच अ कार्बोनेट ओर इज हीटेड स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट इट इनटू मेटल ऑक्साइड। कैल्सिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बोनेट ओर को बहुत तेज़ी से गर्म करा जाता है, स्ट्रांगली गर्म करा जाता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर के एब्सेंस में टू कन्वर्ट इट इनटू मेटल ऑक्साइड, उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, हाँ जी, ऑनलाइन वालों को आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, अच्छा अभी ना 2-4 मिनट में ये मीटिंग अपने आप एंड हो जाएगी, तो जो सेम आईडी और पासवर्ड है उसी की हेल्प से दोबारा रीज्वाइन कर लेना। ओके सर। ठीक है, आरुष, नव्या, सूर्यांश सुन लिया तीनों ने? यस सर। ठीक है ना, सेम आईडी पासवर्ड जो ग्रुप पर पड़ा हुआ है उसी से रीज्वाइन कर लेना। चलिए जी, जिंक occurs as zinc carbonate। तो कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस इन विच अ कार्बोनेट ओर इज हीटेड स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट इट इनटू मेटल ऑक्साइड। तो कैल्सिनेशन, C फॉर कैल्सिनेशन, C फॉर कार्बोनेट ओर, याद रखना। ठीक है, उसके बाद देखिएगा जिंक occurs as zinc carbonate in calamine ore, जिंक कार्बोनेट। तो जिंक को हमें एक्सट्रैक्ट करना है, तो नेचुरली अगर जिंक को ढूंढें तो जिंक जो है वो अपने कार्बोनेट के फॉर्म में मिलता है, ZnCO3 जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में मिलेगा नेचुरली। देखिएगा क्या होगा, कैल्सिनेशन का मतलब क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस इन विच अ कार्बोनेट ओर इज हीटेड स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर नहीं होती। ठीक है, यानी कि वैक्यूम क्रिएट करके उसको गर्म कर देना बहुत ज़्यादा तेज़ी से। ZnCO3 कैल्सिनेशन का मतलब है, हाँ क्या आग लगा दो। ऑक्सीजन की एब्सेंस कहाँ पर होनी चाहिए? जहाँ पर वो जल रहा है उसके अंदर कंटेनर वैक्यूम होना चाहिए। बाहर तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में तो आग लग ही नहीं सकती, समझ गए? तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं आया था ये सब? सर क्योंकि मेरे को आग लगानी आती है, लेकिन ऑक्सीजन की एब्सेंस में कैसे लगेगी? सर मुझे क्या पता होगा। अभी तो कहती कि आती है लगानी। आग लगानी आती है, फिर को ऑक्सीजन की एब्सेंस में तो आग लगेगी ही नहीं। पर तुम्हें तो आती है, आनी चाहिए। पर आग ऑक्सीजन की एब्सेंस में कैसे लगेगी? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। चलिए, तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में आग तो लगेगी नहीं, और उसके ऊपर जो बर्नर रखेंगे उस बर्नर में वैक्यूम क्रिएट कर देना है, उसके अंदर किसी भी तरीके की एयर नहीं होनी चाहिए। कौन से बर्नर में? उस बर्नर के अंदर जिंक कार्बोनेट पड़ा हुआ होना चाहिए। अब उसको करते गए गर्म, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली गर्म कर दिया तो जिंक ऑक्साइड मिलेगा। फिर जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड वो टूट कर अलग हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, अब एक तो ये चीज़ हुई। ठीक है, तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग क्या होता है कि कंसनट्रेटेड ओर को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का एक तरीका होता है। तो ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया जिंक कार्बोनेट को, भाई जिंक कार्बोनेट था, अब किस में कन्वर्ट हो गया? जिंक ऑक्साइड में। ठीक है, उसके बाद क्या है? रोस्टिंग। रोस्टिंग इज द प्रोसेस इन विच अ सल्फाइड ओर इज स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट इट इनटू मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो रोस्टिंग वाला जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है? सल्फाइड ओर को बहुत ज़्यादा तेज गर्म करा जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। वो था इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ये है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? जिंक सल्फाइड ले लिया, ठीक है, तो इसमें ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि रोस्टिंग
जो है वो क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ एयर में उसको गर्म करना, ठीक है। वो हमको पता है ना, रोस्ट करना, किसी को भून देना। तो भूनना क्या है, जैसे मान लीजिए वो भुट्टा होता है ना, तो भुट्टे को कैसे करते हैं, फ्लेम के ऊपर रख कर ऐसे भूनते हैं, ठीक है। तो वो जो भूनना होता है वो तो एयर की प्रेजेंस में ही होता है, ठीक है। हाँ जी, ऑनलाइन वालों को बता रहा हूँ मैं कि ये ना मीटिंग एंड होने वाली है, तो सेम आईडी और पासवर्ड से रीजॉइन कर लेना, अभी हो जाएगी 1 मिनट। हाँ जी सर। हाँ अच्छा जी, तो अब क्या है कि जिंक ऑक्साइड है, तो जिंक ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, सॉरी, तो ऑक्सीजन ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, अब क्या होगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसा फिर बैलेंसिंग कर दीजिए इसकी। सल्फर का 1 है, इधर भी सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन के 2 है, इधर ऑक्सीजन के 3 है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाइए, ताकि 1 2 2, ऑक्सीजन का 2 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, तो 4 हो गए, इधर 2 लगा दीजिए, 2 2 4 ऑक्सीजन। अब सल्फर बैलेंस है, जिंक को बैलेंस करने के लिए इधर 2 लगाना पड़ेगा, तो जिंक का सल्फर का बिगड़ गया, सल्फर का 2 हो गया, तो उसको 2 करने के लिए यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 2 4 और ऑक्सीजन का 1 2 2, तो ऑक्सीजन का हो गया 6, तो यहाँ पर 3 लगाइए। अब देखिए, अब सब कुछ बैलेंस हो गया है, जिंक भी बैलेंस है, ऑक्सीजन तो बैलेंस है ही, सल्फर भी बैलेंस है, सारा कुछ अब बैलेंस हो गया। तो हमको क्या मिल गया, हमारे पास ये है कि जो जिंक है वो 2 फॉर्म्स में मिलता है, या तो जिंक कार्बोनेट की फॉर्म में या फिर जिंक सल्फाइड की फॉर्म, और दोनों से ही हमने जिंक ऑक्साइड बना लिया। अब जिंक ऑक्साइड बनाने के बाद में फिर क्या करेंगे, फिर हमने कहा था कि 4, या तो कार्बन, एल्यूमिनियम, सोडियम और कैल्शियम, ये 4 लेंगे और इन 4 की हेल्प से रिडक्शन करवाएंगे। तो रिडक्शन का मतलब ही क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। बारिश हो रही है पेज, नॉर्मल है, ठीक है, ज़्यादा नहीं, वैसे बारिश की वजह से। अब क्या करेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद कार्बन, तो आप मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करवाएंगे कार्बन के साथ। तो जैसे जिंक ऑक्साइड है, इसका कार्बन के साथ रिएक्शन करवा दिया, तो जिंक मिल जाएगा, मुझे तो मेटल चाहिए ना, जिंक मिल जाएगा, और जिंक के साथ में क्या मिलेगा, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, बैलेंस्ड है, कुछ नहीं करना। उसके बाद देखिए रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम, तो अब देखिए कि अगर मान लीजिए हमारे पास मैग्नीज डाइऑक्साइड है, MnO2 है, तो उसका रिडक्शन करवाना है एल्यूमिनियम के साथ, तो MnO2, अब क्या मिलेगा यहाँ पर, मैग्नीज मिल गया और साथ में मैग्नीज अलग हो गया, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। अब बैलेंस कर लीजिए, एल्यूमिनियम का 2 है, इधर एल्यूमिनियम का 1 है, इधर 2 लगा दिया, मैग्नीज, चलिए एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन का 3 है, इधर ऑक्सीजन का, इधर 3 लगाएंगे, 2 3 6 है ना, इधर 2 लगाएंगे, 3 2 6, तो ऑक्सीजन हो गया। एल्यूमिनियम का 2 2 4, तो एल्यूमिनियम को बैलेंस करने के लिए इधर 4 लगाएंगे, मैग्नीज के आगे 3 लगाएंगे, ठीक है।
The reduction of manganese dioxide with aluminium is a highly exothermic reaction. Thermite reaction next class में कर देंगे, आप कर लीजिए. Good afternoon.